कभी सोचा है हमारी दुनिया में चीजें आती कहां से हैं? जिस चेयर पर आप शायद बैठे हों या जो टेबल सामने है, उसका सफर कहां से शुरू हुआ? शायद एक पेड़ से। और पेड़, वो नेचर का हिस्सा है। हम इंसानों ने उसे बनाया नहीं, लेकिन जब हम उस पेड़ को काट कर उसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, तब वो पेड़ हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाता है। नेचर में ऐसी हजारों चीजें हैं जो हमारे आने से पहले से मौजूद थीं। हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल्स। लेकिन हर चीज रिसोर्स नहीं कहलाती। कोई भी चीज तब रिसोर्स बनती है जब तीन कंडीशंस पूरी हों। पहली, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। मान लीजिए समुद्र के बहुत नीचे जमीन की गहराइयों में पेट्रोलियम है। अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसे निकाल सकें, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, बस एक पोटेंशियल है। दूसरी कंडीशन है इकोनॉमिकली फीजिबल हो, मतलब उसको निकालने का खर्चा उसकी कीमत से कम होना चाहिए। अगर उस पेट्रोलियम को निकालने में 1,000 रुपये लग रहे हैं और वो बिकेगा सिर्फ 500 रुपये का, तो कोई कंपनी उसे क्यों निकालेगी? इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। और तीसरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग कंडीशन है कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जिनको सेक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है, पवित्र जंगल। वहाँ के पेड़ों को काटना कल्चर के खिलाफ माना जाता है, तो वहाँ की लकड़ी टेक्नोलॉजी और पैसा होने के बावजूद हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति उसकी इजाज़त नहीं देती। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तरीका है उनके यूज़ के बेसिस पर। कुछ रिसोर्सेज हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। एयर, जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। वाटर, जो हम पीते हैं। और सॉइल, जिसमें हमारा खाना उगता है। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। फिर आते हैं रिसोर्सेज फॉर मटीरियल्स, जिससे हम चीज़ें बनाते हैं। वुड से फर्नीचर, मार्बल से घर, मेटल ओर से गाड़ियाँ और बर्तन। और तीसरे हैं रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, जिससे हमारी मॉडर्न दुनिया चलती है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सनलाइट और हवा से क्लीन एनर्जी मिलती है। लेकिन इन सबको कैटेगराइज करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो नेचर खुद ब खुद रिप्लेनिश कर लेती है, यानी फिर से भर लेती है। जैसे एक चोट लगने पर हमारी स्किन अपने आप हील हो जाती है, वैसे ही नेचर खुद को हील करती है। जंगल आग लगने के बाद फिर से हरे भरे हो जाते हैं। नदियों में बारिश और ग्लेशियर्स के पिघलने से साल भर पानी रहता है। ये नेचर का एक साइकिल है। सूरज की रोशनी, बहता हुआ पानी, हवा, ये सब रिन्यूएबल हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन अप्लाइज है। ये तब तक ही रिन्यूएबल हैं जब तक हम इनके नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब ना करें। सोचिए, अगर हम एक जंगल से जितनी तेजी से पेड़ काट रहे हैं, उससे धीमी स्पीड से नए पेड़ उग रहे हैं, तो क्या होगा? एक दिन वो जंगल खत्म हो जाएगा। उस वक्त वो रिन्यूएबल रिसोर्स हमारी हरकतों की वजह से नॉन रिन्यूएबल जैसा बिहेव करने लगेगा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये वो खजाने हैं जिन्हें बनने में लाखों करोड़ साल लग जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम, मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, हम इन्हें जिस स्पीड से यूज कर रहे हैं, उस स्पीड से ये दोबारा बन ही नहीं सकते। एक एस्टीमेट के हिसाब से इंडिया के पास जो कोल रिजर्व्स हैं, वो शायद अगले 50 साल तक ही चलेंगे। 50 साल सुनने में बहुत लगता है, पर एक देश की लाइफ के आगे ये कुछ भी नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ये रिसोर्सेज पूरी दुनिया में इवनली यानी बराबर नहीं फैले हुए हैं। कहीं पे तेल के कुएं हैं, तो कहीं पर लोहे की खानें। और इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से डिसाइड होता है कि कहाँ शहर बसेंगे, कहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी, देशों के बीच ट्रेड कैसा होगा और कहाँ झगड़े होंगे। हिस्ट्री ऐसी लड़ाइयों से भरी पड़ी है जो नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए लड़ी गई। आज भी पानी को लेकर झगड़े होते हैं। हमारे ही देश में कावेरी नदी के पानी को शेयर करने के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के बीच लंबे समय तक बातचीत और नेगोशिएशंस चली। नेचर पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं देखती, नदी तो बस बहती है। कई बार तो रिसोर्सेज का होना एक श्राप जैसा बन जाता है। इसे इकोनॉमिस्ट्स नेचुरल रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहते हैं। मतलब जिन इलाकों में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं, वो कई बार गरीब रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस कच्चा माल निकालकर बेच देते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाती जो उस कच्चे माल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना सकें। खुशकिस्मती से इंडिया ने इस कर्ज से खुद को काफ़ी हद तक बचाया है। हमने इंडस्ट्रीज डेवलप की हैं, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है, रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल और वाइज यूज़। यहाँ दो कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, एक चिंता की और एक उम्मीद की। पहली कहानी पंजाब की है। 1960s में देश में खाने की कमी को पूरा करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया। पंजाब इसका सेंटर बना।
नए हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज इस्तेमाल हुए, लेकिन इन बीजों को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए था। किसानों ने ज़मीन के नीचे से पानी निकालना शुरू कर दिया, ग्राउंड वाटर। सरकार ने मुफ्त बिजली दी तो पंपिंग और बढ़ गई। साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी खूब इस्तेमाल हुआ। रिजल्ट, शॉर्ट टर्म में देश का पेट भर गया, इंडिया फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में पंजाब के बड़े हिस्से में ग्राउंड वाटर लेवल 30 मीटर या उससे भी नीचे चला गया है और जो पानी बचा है उसमें केमिकल्स घुल गए हैं जो हेल्थ के लिए खतरनाक हैं। आज पंजाब का लगभग 80% एरिया ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में है। मतलब वहां जमीन के नीचे पानी जिस स्पीड से रिप्लेनिश होता है उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से निकाला जा रहा है। हमने फ्यूचर से उधार ले लिया। अब दूसरी कहानी उम्मीद की, सिक्किम से। वहां पेमा नाम की एक फार्मर थी। उसका परिवार केमिकल खेती से परेशान था, पैदावार घट रही थी और कर्ज बढ़ रहा था। तभी स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की पॉलिसी शुरू की। पेमा के परिवार ने भी ट्राई किया। शुरुआत आसान नहीं थी। सालों के केमिकल यूज के बाद मिट्टी को रिकवर होने में टाइम लगा। यील्ड्स पहले गिरी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कॉम्पोस्ट यूज करना शुरू किया, नीम और लहसुन से नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स बनाए और मल्टी क्रॉपिंग शुरू की। धीरे धीरे जमीन ने सांस लेना शुरू किया। 5 साल बाद पेमा का फार्म थ्राइव कर रहा था। उसकी इलायची, अदरक और सब्जियां प्रीमियम प्राइस पर बिक रही थीं। और 2016 में सिक्किम दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। इसका असर देखिए, लोकल बायोडाइवर्सिटी वापस आई, किसानों की इनकम एवरेज 20% बढ़ गई और टूरिज्म भी बढ़ा। सिक्किम ने दुनिया को दिखाया कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ साथ चल सकते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें नेचर का स्टुवर्ड यानी रखवाला बनना है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल और सीमेंट, इनका इस्तेमाल सूझबूझ से करना होगा। हमें उनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। जैसे सीमेंट की जगह हमारे पुराने बिल्डिंग मटेरियल्स, पत्थर और मिट्टी को मॉडर्न टेक्निक्स के साथ मिलाकर सस्टेनेबल घर बनाए जा सकते हैं। ऑरोविल में एक ऐसी ही बिल्डिंग है जो मिट्टी से बनी है और कमाल की है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के केस में जैसे सोलर एनर्जी, इंडिया इसमें लीड ले रहा है। 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। इसका मकसद है उन देशों को साथ लाना जहां धूप भरपूर आती है और सोलर पावर को प्रमोट करना। राजस्थान का भाडला सोलर पार्क इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। लेकिन इन सबके बीच एक और बात याद रखनी जरूरी है। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर भी अनफेयर होता है। शहरों में कई इलाके ऐसे हैं जहां पीने का साफ पानी ठीक से नहीं आता। फैक्ट्रीज और गाड़ियों से होने वाला एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा उन लोगों को अफेक्ट करता है जो उससे बचने के साधन नहीं रखते। हमारा रिश्ता नेचर से बस लेने का नहीं हो सकता, ये एक जिम्मेदारी का रिश्ता है। भगवद गीता में एक कॉन्सेप्ट है लोक संग्रह। इसका मतलब है अपने पर्सनल डिजायर से ऊपर उठकर सबके भले के लिए काम करना। सिर्फ इंसानों के भले के लिए नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के भले के लिए। शायद अब वक्त आ गया है कि हम इस कॉन्सेप्ट को सीरियसली लें। हम नेचर से जो ले रहे हैं उसे वापस लौटाने के बारे में सोचें। रेस्टोरेशन, रीजेनरेशन और सस्टेनेबिलिटी, इन्हीं शब्दों में हमारा और हमारी आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर छिपा है।